हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन ईयर बुक 2020 का जो इंडिया ईयर बुक लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसका चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग को पढ़ना है एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। तो बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी में जो है एग्रीकल्चर अभी भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 54.6% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। तो सेंसस 2011 के अनुसार, 2011 के सेंसस के अनुसार लगभग 54.6% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्षेत्रों में इंगेज है, ठीक है। मतलब कि इंडिया के पॉपुलेशन का लगभग 54.6% जो है अभी भी पॉपुलेशन या तो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में या फिर उससे जुड़े हुए एक्टिविटीज़ में अभी भी इंगेज है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी में, ग्रॉस जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, 17.4% के आसपास है। गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सेवरल स्टेप फॉर इट्स सब्सटेंशियल डेवलपमेंट। तो इसके सब्सटेंशियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कई स्टेप लिए गए हैं, है ना। जैसे सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप लिए गए हैं। उसके तहत सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया गया है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इशू किया गया है। उसके बाद फिर और भी वाटर एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च किया गया है। टू सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च किया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर टू सपोर्ट फॉर क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशन एग्रीकल्चर मार्केट टू बूस्ट द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो एक ई नाम बनाया गया है, ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे फार्मर अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं, अपना फसल को बेच सकते हैं और उनके इनकम में कुछ सुधार हो सकता है। उसके अलावा फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया है 2016 से ही, ठीक है, 2016 के खरीफ सीजन से ही। इसके तहत फसल का बीमा किया जाता है और उसके द्वारा फार्मर को यदि किसी लॉस हो जाता है किसी कारण से, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण से और भी कई कारण से, तो वहाँ पे फसल का बीमा का रकम वहाँ पे दिया जाता है। मतलब कि लोग, किसान को हानि होने से बच जाता है। द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ फार्मर्स वेलफेयर इज वन ऑफ द 3 कंस्टिट्यूएंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के कहते हैं 3 मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर मंत्रालय के तहत 3 डिपार्टमेंट है। उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, उसमें से एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। और 2 डिपार्टमेंट कौन कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन। ये 3 डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके प्रोडक्शन के बारे में, द नॉर्मल स्पेल ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून 2017 एंड द वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट मेड इट पॉसिबल टू अचीव ए ब्रॉड बेस्ड रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द 2017-18। तो 2017-18 का इसमें डाटा बताया गया है, ठीक है, कि 2017 में मानसून काफ़ी अच्छा हुआ था, जिस कारण से इंडिया में रिकॉर्ड फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ। एज पर द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट फॉर 2017-18 टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड 284.83 मिलियन टन। तो 284.83 284.83 मिलियन टन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं, ठीक है। उतना मिलियन टन ज़्यादा हुआ था, मतलब उतना मिलियन टन कंट्री में क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ, जो ज़्यादा था, विच इज हायर देन दैट वाज प्रोड्यूस ड्यूरिंग 16-17। 2016-17 में जो प्रोड्यूस हुआ था उससे ज़्यादा था। द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2017-18 इज हायर बाई 24.66 मिलियन टन देन द प्रीवियस 5 ईयर, ठीक है। एवरेज 5 साल, पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रोडक्शन था उससे जो है 24.66 मिलियन टन ज़्यादा था, ठीक है। अब नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर के लिए क्या क्या पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर इन 2007। तो फार्मर पे नेशनल पॉलिसी लाया गया था 2007 में। मैनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एनपीएफ आर बीइंग ऑपरेशनलाइज थ्रू वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम। तो फार्मर पे जो पॉलिसी लाया गया था उसको लागू कराने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, डिफरेंट स्कीम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग आइए देखते हैं एक एक करके कौन कौन सा प्रोग्राम है। तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 50,000 करोड़ के आउटले के साथ। मतलब कि इसमें शुरुआती जो पूंजी डाला गया था 50,000 करोड़ था। ये 5 साल के लिए लागू था, 2015-16 से लेकर 19-20 के सेशन तक। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ PMKSY टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन एट द फील्ड लेवल। तो इसमें क्या था, टारगेट क्या था कि फील्ड लेवल पे, मतलब कि ज़मीनी स्तर पे इरीगेशन का सुविधा हर किसी को हो, उसमें इन्वेस्ट किया जाए। एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर इरीगेशन। तो इरीगेशन के लिए मतलब कि नहर बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया सिंचित क्षेत्र के अंदर हो, ठीक है। फार्मर को जो है रेन पर से डिपेंडेंस को घटाया जाए। जैसे नॉर्मली फार्मर जो वर्षा पे आधारित होते हैं उनको वर्षा से आधारित से हटाया जाए, ठीक है। वाटर का जो वेस्टेज होता है उसको रोका जाए। एडॉप्शन ऑफ प्रिसीजन इरीगेशन एंड अदर सेविंग टेक्नोलॉजी, जैसे और भी नए नए जो टेक्निक आ रहे हैं सिंचाई के, जैसे पर ड्रॉप, उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी लाना, जैसे होता है ड्रिप इरीगेशन, ये सब को डेवलप करना। एक स्कीम लॉन्च किया था पर ड्रॉप मोर क्रॉप
प्रमोट सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज। कैबिनेट डिसीजन वाज टेकन इन जुलाई 2016 में इस पर डिसीजन लिया गया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMKSY इन मिशन मोड। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन मोड में मतलब पूरे देश में लागू करने के लिए 2016 में कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिया गया था। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर रिजुनेशन, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुनेशन के द्वारा, विद द पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे PMKSY जो है ये एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुनेशन के द्वारा, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो कंपोनेंट है इसका वो एडमिनिस्टर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। अब देखते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में, मतलब एग्रीकल्चर लोन के बारे में। तो गवर्नमेंट अनाउंसेज एनुअल टारगेट फॉर एग्रीकल्चर इन द बजट एवरी ईयर। तो हर एक साल बजट में गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि इस साल किसानों को कितना लोन मिलने वाला है ना। मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो है ऑन कंसिस्टेंट प्रोग्रेस एवरी ईयर, हर साल इसको बढ़ाया जाता है। द टारगेट फॉर द ईयर 16-17 वाज फिक्स टू 9 लाख रुपीज, 9 लाख करोड़ जो पिछला टारगेट, एंड अगेंस्ट दिस टारगेट अचीवमेंट वाज 10 लाख 60। लेकिन इतना टारगेट रखा गया था कि मिनिमम 9 लाख करोड़ का लोन हमको किसानों में बांटना है, जो बांटा गया था 10,65,756 करोड़। मतलब कि जितना टारगेट था उससे ज़्यादा बांटा गया। तो उसी तरह से 2017-18 में टारगेट फिक्स किया था 10 लाख करोड़। ठीक है, द डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अंडर विच सबवेंशन इज प्रोवाइडेड ऑन शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू 3 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विच इज मेड अवेलेबल टू फार्मर सबवेंशन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। तो फार्मर मतलब डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है इंप्लीमेंट करता है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मतलब कि फार्मर के लिए एक रेट फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे यदि 3 लाख तक कोई लोन लेता है तो उसको 7% पर एनम से लोन देना, इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन यदि टाइमली पेमेंट कर देता है तो उसको 4% का छूट मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि यदि कोई किसान लोन लिया 3 लाख के नीचे का तो उसको तो 7% पर एनम से देना है, 7% पर ईयर से इंटरेस्ट देना है। लेकिन यदि कोई टाइमली लोन को चुका देता है, जितना हम बोला था कि हम 2 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 2 साल के अंदर चुका देता है लोन को किसान, तो 4% का उसको छूट दे दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप फेलियर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट एंड डिजीजेज, वेदर कंडीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, NCIP को लॉन्च किया गया था विद कंपोनेंट स्कीम मॉडिफाइड। तो उसको और कई जगह मॉडिफाइड भी किया गया है ना, जैसे मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल स्कीम एक आया था MNAIS। तो ये सब जो है इंश्योरेंस स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ठीक है, उसके पहले का ये सब इंश्योरेंस है, जैसे NCIP पहले था नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, उसके बाद एक था कि मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल स्कीम, उसके बाद था वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसके बाद कोकोनट पाल्म इंश्योरेंस स्कीम। तो ये सब स्कीम है इंश्योरेंस करने का, खेती का इंश्योरेंस का। इन एडिशन नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम विच वाज विथड्रॉन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCIP फॉर रबी फ्रॉम 13-14। अब जो है यहाँ पे सबको हटा करके एक नया योजना लाया गया है। सब जितना योजना अलग अलग था, अलग अलग फसल के लिए, सबको मिला करके लाया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, जिसको 2016 के खरीफ सीजन से लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। CACP का काम क्या होता है, तो ये तय करता है जो MSP हम लोग सुनते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, CACP के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस सेट अप विद अ व्यू टू इन्वॉल्व अ बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड प्राइस स्ट्रक्चर इज मैंडेटेड टू एडवाइस ऑन द प्राइस फॉर MSP ऑफ 23 क्रॉप। इसके तहत 23 क्रॉप है। ठीक है, पहले इसमें 22 क्रॉप थे। ठीक है, अभी भी 22 क्रॉप गिना जाता है। शुगर केन के लिए CACP नहीं बल्कि इसको FRP बोला जाता है। जैसे MSP जो है, MSP 22 क्रॉप के लिए ही इशू किया जाता है। ठीक है, लेकिन शुगर केन का जो MSP होता है, शुगर केन का जो MSP होता है उसको हम लोग FRP बोलते हैं। ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। 23 क्रॉप यहाँ पर लिखा गया है, हालांकि ये जो है 22 क्रॉप के लिए होता है। एक क्रॉप जो है शुगर केन है जिसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं यहाँ पे। 7 इसमें सेरेल्स क्रॉप है, पैडी, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी एंड बार्ली। 5 जो है पल्सेज क्रॉप है, ग्राम, तुअर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल यानी मसूर। 7 ऑयल सीड है, 7 जो है ऑयल सीड है, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, रैपसीड मस्टर्ड को बोलते हैं, सैफ्लावर, नाइजर सीड एंड सेसमम। उसके बाद कोपरा है, कोपरा ड्राइड कोकोनट को बोलते हैं, सूखा हुआ कोकोनट को कोपरा बोलते हैं। उसके बाद कॉटन है, रॉ जूट है, ये 22 क्रॉप हो गया। उसके अलावा फिर शुगर केन आता है, ये 23 क्रॉप हो गया। ठीक है, CACP सबमिटेड रिकमेंडेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट एवरी ईयर। तो CACP अपना रिकमेंडेशन सौंपता है। ठीक है, तो ये पूरे को हम लोग बांट सकते हैं। जो 23 क्रॉप है उसको बांटा जाता है रबी, खरीफ, शुगर केन, रॉ जूट और कोपरा के बीच में। अब डिटर्मिनेंट ऑफ MSP को काउंट कैसे किया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनेंट ऑफ MSP। तो MSP निकालने के लिए क्या क्या फैक्टर किया जाता है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा जाता है कि फार्मर को उस फसल को उगाने में क्या कॉस्ट आया होगा इस साल। MSP जो हर साल उस सीजन के पहले इशू किया जाता है। जैसे अभी खरीफ सीजन आने वाला है तो खरीफ फसल के लिए अभी इशू हो गया है MSP, आई थिंक कल या परसों ही हुआ है। ठीक है,
तो अभी खरीफ के लिए हो गया है। उसी तरह से जब रबी का बुआई मतलब बुआई के पहले बता दिया जाता है कि एमएसपी इस बार क्या रहने वाला है, ताकि किसान उस हिसाब से फसल रोप दे, है ना, कि वहाँ देख ले कि अच्छा इस बार इसको एमएसपी ज़्यादा दिया है इस फसल का, तो हम लोग अपने खेत में वो रोपते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एमएसपी निकालने में। उसके अलावा और क्या देखा जाता है, तो कमीशन कंसीडर अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे डिमांड एंड सप्लाई। तो ये भी देखा जाता है कि इस बार उस फसल का क्या डिमांड रहने वाला है। प्राइस ट्रेंड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में उस फसल का क्या प्राइस रहने वाला है, इसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये सब अनुमान लगा करके एमएसपी इशू किया जाता है सीएससीपी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ICAR जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर आता है। इसको जो इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोला जाता था, ठीक है, आज़ादी के पहले ही स्थापित हुआ था, इसलिए यहाँ पे इंपेरियल यूज किया जाता है, इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन जुलाई 16, 1929, तो 16 जुलाई 1929 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसके तहत रजिस्टर किया गया था, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तो एक सोसाइटी के रूप में 1860 का एक्ट है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, उसके तहत इसको मतलब कि रजिस्टर किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ICAR इज अपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना रिसर्च होता है ICAR के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, फिशरीज में, एनिमल साइंस में, हॉर्टिकल्चर में भी। विथ 101 ICAR इंस्टीट्यूट एंड 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो ICAR के तहत कितना आता है, 101 ICAR का इंस्टीट्यूट आता है और 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आता है इंडिया में। इसके साथ यदि देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल सिस्टम है ना, लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड, सबको मिला दिया जाए तो। द ICAR हैज प्लेड अ पायोनियरिंग रोल इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को लागू करने में ICAR का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है, और इसके सही टेक्नोलॉजी के यूज होने के कारण, है ना, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दैट हैज इनेबल्ड द कंट्री टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बाय 5.4 टाइम्स, तो फूड ग्रेन जो है इंडिया में 5.4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। हॉर्टिकल्चर 10.1 टाइम हुआ है, तो हॉर्टिकल्चर में फूल और फसल सब्जी या फिर फल वगैरह आते हैं। फिश जो है 15.2 टाइम्स हुआ है। मिल्क का इतना गुना बढ़ोतरी हुआ है। अंडा जो 48 गुना बढ़ोतरी हुआ है 51 से 2017 का डाटा यदि हम लोग कंपेयर करें तो। दिस हैज इनेबल्ड अ विजुअल इम्पैक्ट ऑन द नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी, नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन प्रमोटिंग एक्सलेंस इन हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, तो ICAR का योगदान और कहाँ है, तो एग्रीकल्चर के रूप में कैरियर बनाने में, युवाओं को अट्रैक्ट करने में एग्रीकल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट है सॉइल एंड वाटर प्रोडक्टिविटी, द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल एंड सर्वे, सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग डेवलप्ड NBSS भूमि जियो पोर्टल, तो एक जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है, कहने होता है एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, सब फिजियोग्राफिक रीजन, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एरिया स्पेसिफिक इफिशिएंट एंड रिम्यूनेटिव क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सीक्वेंसर डिलिनेटेड बेस्ड ऑन सॉइल, तो यहाँ पे इसमें इस पोर्टल पे बताया गया है कि किस एरिया के में कैसा सॉइल पाया जाता है और उस सॉइल में कैसा फसल बोना चाहिए। ठीक है, ताकि एक अच्छा वहाँ पे उपज हो। तो एक्चुअली सॉइल एंड वाटर प्रोडक्टिविटी एक इसके द्वारा एक भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें बताया जाता है। ठीक है, एक सॉइल मैप यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अब जेनेटिक रिसोर्सेज, तो मेजर एक्सप्लोरेशन वेयर अंडरटेकन एंड 1532 जर्म प्लाज्म एक्सेजन वेयर कलेक्टेड कंप्राइजिंग 1095 कल्टिवेटेड प्लांट 437 वाइल्ड एक्सेशन। द एक्सप्लोरेशन वेयर, तो यहाँ बताया जा रहा है कि इतना जो है सैंपल लिया गया था। ठीक है, जेनेटिक रिसोर्स मतलब कि जेनेटिक मॉडिफाइड करने के लिए, जैसे एक बीटी कॉटन का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, बीटी कॉटन होता है, एक बीटी ब्रिंजल भी होता है। ठीक, तो बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन क्या है, था कॉटन में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के कारण लॉस हो जाता था, तो बीटी कॉटन आ जाने से क्या हुआ, ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है, याद रखिए बीटी कॉटन जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस, तो बैक्टीरिया का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा कैसे हुआ है, तो कॉटन का जेनेटिक मॉडिफाई किया गया है यहाँ के साइंटिस्टों के द्वारा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पता जा रहा है कि इतना प्लांट और इतना वाइल्ड एनिमल का जो है यहाँ पे, सॉरी वाइल्ड एनिमल नहीं, मतलब जंगली प्लांट का यहाँ पे सैंपल लेकर के तो उस पर रिसर्च किया जा रहा है। इंडिया के लगभग सारे स्टेट नहीं बोल सकते, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टेट से यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप इंप्रूवमेंट, द मेजर इम्फेसिस वाज टू डेवलप न्यू वेराइटीज हाइब्रिड टॉलरेंट बायोटिक एंड अबायोटिक स्टेट विद इनहांस क्वालिटी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेजर इम्फेसिस इसका था ICAR का कि बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस से, मतलब कि एक ऐसा फसल तैयार किया जाए, ऐसा बीज तैयार किया जाए जिसपे पेस्ट का या फिर बैक्टीरिया वगैरह का या फिर कोई बीमारी का ज़्यादा प्रभाव न पड़े, ज़्यादा उपज ज़्यादा हो, हाइब्रिड हो। तो 209 वेराइटीज वे डेवलप्ड, 117 हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सेरेल्स, तो 209 नया वेराइटी डेवलप किया गया है, जिसमें 117 तो सेरेल्स का है, 117 में 65 तो राइस का है, 14 तरह का व्हीट है, 24 तरह का मकई है, 5 तरह का मिलेट है, 3 तरह का पर्ल मिलेट है ना, 1 तरह का सोरगुम है, बार्ली है। इस तरीके से
डिफरेंट तरह का हाइब्रिड यहाँ पर डेवलप किया गया है। 28 हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ ऑयल सीड, मतलब ऑयल सीड में देखा तेलहन में 28 तरह का नया वेराइटी डेवलप किया गया, 32 तरह का दाल डेवलप किया गया, मतलब दाल 32 तरह का नहीं, मसूर डेवलप किया गया ऐसा जो जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, है ना, या फिर उसमें बीमारी नहीं हो, ठीक है। पहले फसल में बीमारी आ जाता जिस कारण से पूरा खेत बर्बाद हो जाता था। 24 कमर्शियल क्रॉप में इस तरह का लाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में वो भी आता है। तो इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिजीनस कैटल ब्रीड, इंडिजीनस कैटल ब्रीड का इंप्रूवमेंट करना, ध्यान दीजिएगा, इंडिजीनस का मतलब जो देसी ब्रीड है उसका इंप्रूवमेंट करना। थ्रू सिलेक्शन प्रोजेक्ट वट कॉन्सेप्टलाइज फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ गिर, कंकरेज, साहिवाल कैटल इन द होम ट्रैक। तो ये सब इंडिया का इंडिजीनस ब्रीड है। अंडर नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑफ बफेलो इंप्रूवमेंट, ठीक है। रवि, फिर उसके बाद भदवारी एंड स्वाम ब्रीड सेंटर फंक्शनिंग एज कंजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिट्स वेयर एज जफरबाड़ी, पदरपुरी एंड सूरती ब्रीड सेंटर आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फील्ड प्रोजेक्ट टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग द एलाइट हेड ऑफ बुल प्रोडक्शन। तो ये सब जो टेस्टिंग साइट के बारे में यहाँ पे नाम दिया गया है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के कंजर्वेशन किया जा रहा है लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP ऑन गोट इंप्रूवमेंट कवर्ड 13 ट्राइबल विलेजेज। तो एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया गोट इंप्रूवमेंट के लिए, जिसके तहत 13 विलेजेज में इस पर रिसर्च किया गया है, खास करके नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में और ट्राइबल वाले रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में। अ लॉन्ग टर्म विलेज एक्सपेरिमेंट इन मेज, व्हीट एंड राइस फीड सिस्टम इंडिकेटेड दैट द व्हीट क्रॉप इज नॉट अफेक्टेड बाय विलेज इन राइस और मेज। तो बताया जा रहा है कि एक क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से फसल का रोटेशन होना चाहिए, जैसे धान के बाद क्या उगाना चाहिए ताकि खेत में जो है फर्टिलिटी बरकरार रहे, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। और किस तरीके से कम पानी का यूज करते हुए स्प्रिंकलर सिस्टम को, स्प्रिंकलर इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। अब एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी एंड फिशरीज के बारे में। तो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज एक्टिविटीज अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आज भी जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवर का पालन करना, डेयरिंग यानी कि दुधारू पशु का पालन करना, ठीक है, फिशरीज, ये सब आज भी आदमी का एक इंटीग्रल पार्ट है आदमी के लाइफ का। जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जब से आदमी अपना सिविलाइज हुआ है तब से ही दिस एक्टिविटीज हैव कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली टू फूड बास्केट। तो इसे न सिर्फ खाने में मदद मिलता है बल्कि जो है ड्राउट के समय में एनिमल पावर का यूज किया जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए। ओइंग टू कंडक्टिव क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी सेक्टर हैव प्लेड प्रोमिनेंट सोशियो इकोनॉमिक रोल इन इंडिया। तो इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक रोल मतलब सोसाइटी में इकोनॉमिक इंक्लूजन लाने के लिए, जैसे जिस समय मान लीजिए किसी साल फसल अच्छा नहीं होता है तो जो किसान है एनिमल हस्बेंड्री करके अच्छे से कमा लेते हैं, है ना, मतलब उनको भूख मरने का नौबत नहीं आता है। यदि कि फसल से नुकसान हुआ तो इधर से फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आज भी जो है इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक रोल को प्ले कर रहा है। ट्रेडिशनल एंड कल्चरल रिलीजियस बिलीफ आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस एक्टिविटीज। तो यहाँ ट्रेडिशनल और कल्चरल बिलीफ भी है, मतलब कि जानवर को पालने का या जानवर को रक्षा करने का। नेक्स्ट दे फर्दर ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल जनरेटिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में, देहाती सेक्टर में, जो ग्रामीण सेक्टर में, इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि दुधारू पशु का पालन किया जाता है, उसे डेयरी सेक्टर वहाँ पे डेवलप होता है, उस दूध को ले जाकर के शहर में बेचा जाता है, जिससे कई तरह का फायदा हो सकता है ना किसानों को। इससे जो है हम लोग का इनकम तो होता ही है किसानों का, बल्कि फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन रहता है इंडिया में लोगों को। लाइव स्टॉक सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का एक सब सेक्टर है लाइव स्टॉक। इट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड एक्टिविटी फॉर मोस्ट ऑफ द फार्मर। अधिकांशतः फार्मर के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है कई तरीके से, ठीक है। और इंडिया इज वास्ट रिसोर्स ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। तो इंडिया में पोल्ट्री और लाइव स्टॉक का एक बड़ा सा रिसोर्स है, ठीक है, मतलब ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में। दुनिया में सबसे ज़्यादा कैटल इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। दुनिया में आधा से ज़्यादा भैंस इंडिया में पाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। देयर आर अबाउट 300 मिलियन बोभाइन्स, बोभाइन बोलते हैं दुधारू पशु को। तो लगभग 30 करोड़ यहाँ पे दुधारू पशु हैं। 65.07 मिलियन सीप, इतने भेड़ हैं। 135.2 मिलियन गोट एंड 10.3 मिलियन पिग्स, ठीक है। कंट्री में जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था 19th लाइव स्टॉक सेंसस, उसके अकॉर्डिंग, उसके डाटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपको ये होमवर्क ये है कि 19th लाइव स्टॉक सेंसस कब हुआ था ये बताइए। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर आर इंस्ट्रिकली लिंक्ड, ईच बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे पे लिंक्ड है, ठीक है, और दोनों आदमी के फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO के डाटा के अनुसार द वैल्यू ऑफ आउटपुट लाइव स्टॉक सेक्टर एट करंट प्राइसेज बाद 5,91,691 करोड़। इतना करोड़ का लाइव स्टॉक का यदि सारा जितना गाय भैंस बकरी ये सब मौजूद है इंडिया में, सबका प्राइस जोड़ दिया है तो इतने करोड़ का होगा 2015-16 के डाटा के अनुसार। अभी तो 4 साल में और बढ़ ही गया होगा। विच इज अबाउट 8.5% वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल देखा जाए तो उसमें लाइव स्टॉक का योगदान 28% है।
एट कॉन्स्टेंट प्राइस द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ लाइव स्टॉक की 29%, अधिक आज के प्राइस पे देखा जाए तो 29% है। ठीक है, इंडिया जो है दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क का है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क जो है इंडिया में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, याद रखिए मिल्क का बात किया जाए, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया काउ मिल्क, फैलो मिल्क या फिर सीप मिल्क, गोट मिल्क, ये नहीं बोला गया है, कैमल मिल्क। ठीक है, सिर्फ मिल्क का यहाँ पे बात किया गया है। यदि काउ मिल्क का बात किया जाए तो इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, बफेलो मिल्क में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग 16-17 एंड 17-18 वाज 165.4 मिलियन टन एंड 176.3 मिलियन टन रेस्पेक्टिवली। तो देख सकते हैं 2017-18 में 2016-17 के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, 11 मिलियन टन इंक्रीज हुआ है ना। ग्रोथ रेट कितना था? 6.62%। यदि देखा जाए पर कैपिटा मिल्क कितना अवेलेबल है इंडिया में, तो 375 ग्राम डेली एक आदमी पे मिल्क अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है, एक प्रोडक्शन की बात किया जाए तो पोल्ट्री प्रोडक्शन हैज टेकन अ क्वांटम लीप इन द लास्ट 4 डिकेड। पिछले 4 दशक में पोल्ट्री प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इमर्जिंग फॉर्म एन अनसाइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिस टू कमर्शियल प्रोडक्शन सिस्टम। तो एक प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ 10th प्लान या 2006-7 के लास्ट में 50.70 बिलियन एग यहाँ पे होता था। ठीक है, जो 11th प्लान में हो गया 66.45 बिलियन, मतलब 5 साल के अंदर। करेंटली द टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन इज 729.21 मिलियन। ठीक है, 90th लाइव स्टॉक सेंसस के अनुसार। और एक प्रोडक्शन कितना था? 88.4 बिलियन। ठीक है, 2016-17 के अनुसार। तो यदि देखा जाए तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितना है? तो 74 अंडा एक साल में एक आदमी पे 74 अंडा अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है, तो कोई इससे ज़्यादा भी कंज्यूम कर लेते हैं, कोई इससे कम भी कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और कोई नहीं भी खाते हैं, तो इस तरीके से एवरेज चलता रहता है। नेक्स्ट वुल प्रोडक्शन। इंडिया में वुल प्रोडक्शन की बात कितना है? तो वुल प्रोडक्शन डिक्लाइन मार्जिनली एट द एंड ऑफ 11th 5-year प्लान। 11th 5 ईयर के लास्ट में वुल प्रोडक्शन जो है कम गया है, इंडिया में घट गया है। पहले होता था 45.1 मिलियन, अब होता है 44.7 मिलियन, यानी कि 0.4 मिलियन केजी जो है ये घट गया है 5 साल में। वुल प्रोडक्शन इन द बिगनिंग ऑफ 12th प्लान वाज 46.05 मिलियन केजी एंड इंक्रीज टू 48 मिलियन इन 2014-15, बट डिक्लाइन टू 43 इन 16-17, यानी कि बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो 17-18 में भी एक निगेटिव ग्रोथ यहाँ पे दिखाया गया है। मीट प्रोडक्शन की बात किया जाए तो मीट प्रोडक्शन रजिस्टर्ड हेल्दी ग्रोथ, मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। 2.3 मिलियन टन जो है 10th 5-year प्लान के लास्ट में था, जो 5.5 मिलियन टन है। तो अब देख सकते हैं 5 साल में कितना बढ़ गया, आई थिंक दोगुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, 12th 5-year प्लान के बिगिनिंग के समय 5.95 मिलियन टन था, जो अब 2017-18 में 7.7 मिलियन टन हो चुका है। फिशरी प्रोडक्शन की बात किया जाए तो द कंट्री हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर फिशिंग इन द व्यू ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो इंडिया में जो है लंबा कोस्ट लाइन है। ठीक है, और इनलैंड वाटर दोनों को मिला करके देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फिशरीज का प्रोडक्शन यहाँ पे हो सकता है। 17-18 में बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया का 13,77,244 टन फिश का। ठीक है, यदि उसका हम लोग पैसा निकालें कितने प्राइस हुआ उसका, तो 45,106.89 करोड़ का। ठीक है, 45,106.89 करोड़ का फिशरीज यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ था। ठीक है, यदि हम लोग देखते हैं आगे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के बारे में। ठीक है, तो फॉर सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर बाय इमिटेटिंग द सक्सेस अचीव्ड इन डेयरी एंड पोल्ट्री सेक्टर across species and regions, the national live stock mission was launched in 2014। 2014-15 में जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन लॉन्च किया गया था, जिसमें 2800 करोड़ का बजट रखा गया था। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो लाइव स्टॉक सेक्टर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में फोकस करना, फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग एबिलिटी ऑफ क्वालिटी फीड एंड फॉडर। तो लाइव स्टॉक सेंसस में लाइव स्टॉक के क्षेत्र में फॉडर अवेलेबल कराना अच्छे क्वालिटी का, रिस्क कवरेज, उनको बीमारी जब हो जाए तो उनके लिए कवरेज करना, उनके बीमा का कराना, इफेक्टिव एक्सटेंशन, इम्प्रूव्ड फ्लो ऑफ क्रेडिट, लोन देना जो किसान है, पशुपालन वाले जो किसान हैं। ठीक है, और भी इसके मिशन कई तरह से कि सब मिशन ऑन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, सब मिशन ऑन पिग डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट। तो इसके तहत कई मिशन थे। ठीक है, लाइव स्टॉक हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइव स्टॉक थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस लाइव स्टॉक टू वेरियस डिजीज इंक्लूडिंग एक्जोटिक डिजीज एंड इंक्रीज। तो बताया जा रहा है कि लाइव स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। अब पहले जो एक्जोटिक डिजीज था, मतलब जिस बीमारी के कारण लोग मर जाते थे, जानवर मर जाते थे, उसके प्रति अब रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है यहाँ के लाइव स्टॉक में, मतलब जानवरों में। इन ऑर्डर टू रिड्यूस मोर्टेबिलिटी एंड मोर्टेलिटी एफर्ट्स आर बीइंग मेड। लेकिन अभी भी स्टेट के द्वारा, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा वेटनरी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जहाँ पे इनको बीमारी से लड़ने के लिए एक तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेफरल सर्विसेज ओवर and above the existing disease diagnostic laboratory in the state, 1 center and 5 regional disease diagnostic laboratories have been established। तो एक सेंट्रल लेबोरेटरी और 5 रीजनल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश किया गया है वेटनरी फील्ड में। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे बताया जा रहा है
कि 27 वेटनरी वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट है। 27 जगह ऐसा है, 27 ऐसा यूनिट है जहाँ पे वेटनरी के छिल्ड मतलब कि जानवरों के लिए दवाई यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। 20 जो है पब्लिक सेक्टर में ही है, मतलब कि 20 तो सरकारी सेक्टर में और 7 प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है। और अभी जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करते हैं क्वालिटी ऑफ वेटनरी ड्रग एंड बायोलॉजिकल। सो वेटनरी ड्रग का क्वालिटी को चेक किसके द्वारा किया जाता है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। आदमी का भी जो ड्रग होता है, आदमी का भी दवाई होता है, इन्हीं के द्वारा चेक किया जाता है। लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में यहाँ पे है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी हम पूछे थे, है ना। द फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग 1920। तो पहला लाइव स्टॉक सेंसस जो 1919-20 में किया गया था। उसके बाद जो है हर एक 5 साल पे इसको किया जाता है, याद कीजिएगा, मतलब याद रखिएगा, इसको 5 साल पे किया जाता है। इट इज द ओनली सोर्स विच गिव्स डिसएग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ फार्म एनिमल एंड पोल्ट्री बर्ड्स। जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्टेड 2019 में 20वां लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था, ठीक है। 2019 में 20वां लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था, लेकिन अभी लोग जो डाटा देख रहे थे 19th लाइव स्टॉक सेंसस का था। अभी इसका डाटा आया नहीं है ना, मतलब 2019 में सेंसस हुआ है लेकिन इसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो करवाता किसके द्वारा है? तो द कंट्री इन पार्टिसिपेशन विद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड यूटी, ठीक है। तो सेंट्रल का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिल करके इसको करवाया जाता है। इट इंडिकेट दैट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द कंट्री इज इंक्रीज बाई 4.6%, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन फिशरीज के बारे में। तो प्रेजेंटली इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश थ्रू एक्वाकल्चर एंड रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। तो चाइना के बाद सेकंड नंबर पर इंडिया आता है। टोटल फिश प्रोडक्शन ड्यूरिंग 17-18, ये प्रोविजनल डाटा है, रियल डाटा भी नहीं आया है इसका। ये था 12.61 मिलियन मेट्रिक टन विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ 8.2 मिलियन फ्रॉम इनलैंड सेक्टर एंड 3.6 फ्रॉम मैराइन सेक्टर। तो यानी इनलैंड सेक्टर में देश के अंदर ज़्यादा मछली उत्पादन होता है समुद्र के मुकाबले, मतलब यहाँ के नदी में, तालाब में। फिशरीज इज अ सनराइज सेक्टर। फिशरी को एक सनराइज सेक्टर के नाम, मतलब एक सनराइज सेक्टर है। पहले टेक्नोलॉजी को एक सनराइज सेक्टर के नाम से जाना जाता था, अभी भी टेक्नोलॉजी को सनराइज सेक्टर बोला जाता है। एक्चुअली सनराइज सेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा आशा हो, उम्मीद हो, ठीक है, उसको सनराइज सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो जिसमें कई तरह की रिसोर्सेज और पोटेंशियल है। इंगेजिंग ओवर 14.50 मिलियन पीपल एट प्राइमरी लेवल एंड मैनी मोर अलोंग द वैल्यू चेन। मतलब इस पे तो डायरेक्टली तो 14 करोड़ के आसपास लोग अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन इसमें और भी कई ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं। मतलब उससे चेन से, जैसे फिशरी जो मछुआरे हैं वो जहाँ बेचते हैं उस मार्केट में रहने वाले लोग, मार्केट के आसपास वाले लोग, फिर जहाँ इसका प्रोसेस होता है, फिर से तेल निकाला जाता है या फिर इसका मीट को पैक किया जाता है, वो सब लोग हैं ना, इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। फिशर फार्मर के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी वाज सेटअप इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट फॉर डेवलपिंग एंड पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस। तो फिश फार्मर को ट्रेनिंग देने के लिए, नए तरह का मतलब कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक बोर्ड सेटअप किया गया है, फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ 4th चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 5th चैप्टर के साथ हम लोग कल मिलेंगे फिर इसी चैनल पे। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।